नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास को गहराई से अगर हम झांकें तो दो नाम जो सदैव साथ साथ मिलते हैं वह निस्संदेह और कोई नहीं वरन कौटिल्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने प्राचीन भारत में इतिहास प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब कैसे उन्होंने स्थापना की, कैसे घनानंद से बदला लिया गया, बहुत सारे मैटर उपलब्ध हैं। हमने भी कई वीडियो डाला है इसके पहले। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप जरूर देखें। हमारे चैनल को वैसे भी अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना। जो वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं यह वीडियो भी चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य से ही संबंधित है। इस वीडियो में हम आपके सामने कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, शासन संबंधी सप्तांग सिद्धांत, उसी पर हम अपनी धारणा व्यक्त करेंगे। उसी संदर्भ में हम अपनी बातें आपके समक्ष रखेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इसे एक एक शब्द सुनेंगे और आपको ये जरूर पसंद आएगा। जो आपके सामने यह धारणा प्रस्तुत की जा रही है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के संदर्भ में, तो एक तो होता है कि क्या फैक्ट्स हैं वो तो रखे ही जाएंगे, उस संदर्भ में हम अपनी बातें भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि यह चैनल ही हमारी धारणा है, तो किसी मैटर पर हम अपनी बात रखते हैं, अपने भाव रखते हैं। तो यह वीडियो भी इसी संदर्भ में बनाया जा रहा है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत तो है, लेकिन इस सप्तांग सिद्धांत में हम अपनी दो बातें जरूर रखेंगे। तो हम मूल मैटर पे आते हैं कि कौटिल्य और चाणक्य, कौटिल्य या चाणक्य, इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आना तय है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु कौटिल्य थे या चाणक्य, उनको विश्वगुप्त भी कहा जाता है। दूसरी बात कि इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मगध की राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया था, जिन्हें उस समय की भाषा में अमात्य कहा जाता था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य स्वयं कौटिल्य थे। अब इनका सप्तांग सिद्धांत क्या है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि कौटिल्य या चाणक्य ने ही इतिहास प्रसिद्ध अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र जो प्राचीन भारत की या भारत की एक अमूल्य निधि है, जो शासन संबंधी मूल पुस्तक, हमारी मूल प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। इसमें शासन संबंधी विधान है, और किसके शासन संबंधी? निस्संदेह वो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में। तो इन्होंने यानी चाणक्य ने जो अपना सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया था वह तय है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के संदर्भ में ही रहा होगा। तो सही भी है कि इन्होंने जो सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के संदर्भ में था। अभी क्या है सप्तांग सिद्धांत, तो हम तुरंत आपके सामने रखते हैं। सप्तांग, जैसा कि आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि सप्तांग में 7 अंग ही सप्तांग है। यानी राजसत्ता या शासन के 7 अंग होने चाहिए, और कौन कौन से अंग होने चाहिए, इन्हीं को मिलाकर जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसी को सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। अब इन्होंने कहा कि राजसत्ता यानी शासन के 7 मूल अंग हैं, और होने चाहिए वो कौन कौन है? सबसे ऊपर राजा है, राजा के बाद अमात्य, अमात्य के बाद जनपद, जनपद के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद कोष, कोष के बाद सेना, और सेना के बाद मित्र। यानी ये 7 शासन के अंग हैं, और यही 7 अंग मिलकर सप्तांग बनाते हैं, और सप्तांग से राजतंत्र है। यानी पूरा जो शासन या राजसी जो शासन प्रणाली है उसके ये 7 मूल अंग होने चाहिए, और साथ में इसका उन्होंने विस्तृत वर्णन दिया है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि सप्तांग के साथ साथ राजा को आवश्यक मंत्रणा देने के लिए, राजा के सहयोग के लिए, सदैव सहयोग के लिए उनके 3-4 अमात्य होने चाहिए। अमात्य, जैसा कि हमने कहा कि अमात्य शब्द वर्तमान में प्रधानमंत्री के समान है, कि राजा तो सर्वोच्च है, लेकिन उसके कार्य को चलाने के लिए, सुचारू रूप से कार्य के संचालन के लिए सदैव उसका एक ऐसा पदाधिकारी होना चाहिए जो कार्यों का निष्पादन करे, और वह अमात्य होगा। वर्तमान में उसको प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 ऐसे अमात्य होने चाहिए। तो एक अमात्य तो स्वयं कौटिल्य थे। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि राजा के सहयोग के लिए, शासन को चलाने के लिए अमात्य, लेकिन राजा के सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद भी होनी चाहिए। उस समय मंत्रिपरिषद को चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में तीर्थ नाम दिया है। तो तीर्थों की संख्या 18 गिनाई भी गई है। तो एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्रिपरिषद था, जो तीर्थ थे, वो 18 थे। यानी उनके मंत्रिपरिषद में 18 लोग शामिल थे। उस 18 तीर्थों के नाम क्या क्या थे
वो आपके सामने अभी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनमें भी दो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ थे, एक थे सनिघाता और दूसरा समाहर्ता। सनिघाता कोषाधिकारी थे, कोषाध्यक्ष थे, और जो समाहर्ता थे वो कर संग्राहक थे, यानी दोनों कर से संबंधित थे, राजस्व से संबंधित थे। एक जो राजस्व पदाधिकारी मूल कोषाध्यक्ष थे वो सनिघाता कहलाते थे, और जो कर संग्राहक थे उन्हें हम समाहर्ता कहते हैं। अब जो 18 तीर्थ यानी मंत्रिपरिषद के जो 18 सदस्य हैं, जो तीर्थ हैं, 18 हम कहेंगे मंत्री, उनके नाम आपके सामने यहाँ दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनके नाम क्रमशः आप गिनते चले जाएंगे, हम क्रमशः एक एक का नाम बोलते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर जो दिया गया है, 1 नंबर, वो है मंत्री, 2 पुरोहित, 3 सेनापति, 4 युवराज, 5 द्वारिक, द्वारिक का मतलब द्वार के रक्षक, 6 अंतः वैशिक अर्थात अंतःपुर का रक्षक, प्रशासता पुलिस विभाग का मुखिया, समाहर्ता जैसा कि हमने कहा कोषाधिकारी, सनिघाता कर संग्राहक, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायाधीश, पौर व्यवहारिक अदालत का मुख्य विचारक, नायक नगर पुलिस अधिकारी, कर्मांतिक कारखाना अधिकारी, मंत्री मंत्री परिषदाध्यक्ष परिषद का प्रधान, दंडपाल पुलिस अध्यक्ष, दुर्गपाल आठवीं अर्थात वन अधिकारी, अंतःपाल अर्थात सीमा रक्षक। इस तरह से हमने आपके समक्ष 18 नाम लिए, 18 तीर्थों का नाम। तो राजा की सहायता के लिए यह मंत्रिपरिषद थी, इसको तीर्थ कहा गया है। इसके अतिरिक्त 26 अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्ष भी हैं, तो उनका नाम यहाँ देना हम नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप कहीं भी पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो इसके अतिरिक्त 26 विभागाध्यक्ष भी हैं, उनको हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। लेकिन पूरे साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया था, 4 प्रांतों में बांटा गया था। अर्थशास्त्र में जो विवरण मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। एक उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, एक दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, एक अवंत जिसकी राजधानी उज्जैनी, एक प्राच्य जिसकी राजधानी स्वयं पाटलिपुत्र थी। पूरे साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। अब प्रांतों के जो अधिकारी थे या प्रशासक या हम कहेंगे कि उसके जो संचालक थे, उनको स्थानिक कहा जाता था। प्रांत भी कई जनपदों में बटे हुए थे। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। शासन, पूरे शासन में न्याय की व्यवस्था थी। वैसे तो राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है, लेकिन न्याय की व्यवस्था थी। 2 तरह के न्यायालय हुआ करते थे, एक को हम कंटक शोधन कहते थे और एक का नाम था कंटक शोधन और दूसरा धर्मस्थलीज। धर्मस्थलीज दीवानी न्यायालय की तरह था और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय की तरह था। तो इस तरह से पूरी की पूरी शासन व्यवस्था थी। अब इसमें जो हम अपने तरफ से मूल बात जोड़ना चाहते हैं, अर्थशास्त्र में पूरे की पूरे शासन पद्धति का सप्तांग सिद्धांत का जो विवरण मिलता है वो बड़ा ही अच्छा है और बड़ा सटीक है, और आगे के लिए वह एक उदाहरण बन जाता है। उसी के तर्ज पर आगे संशोधन करके शासन व्यवस्था दी गई है। तो एक हमारा मूल है और ये शासन पद्धति हमारी आधार बन जाती है आगे के लिए। अब जो सप्तांग सिद्धांत आपके सामने हमने संक्षेप में प्रस्तुत किया, उसके मूल में जो भाव निकलता है, जो हमारी विचारधारा बनती है, वो ये कि कौटिल्य न सिर्फ चाणक्य के गुरु थे, उनके प्रधानमंत्री थे, वरन वो ये चाहते थे कि ऐसी शासन व्यवस्था दी जाए कि जो कि शासन को चहुओर से सुरक्षित रखे और इसमें इतने पदाधिकारी रहे, इतने सहयोगी रहे कि सबके सहयोग से माँ भारती की रक्षा की जा सके। यानी चाणक्य या कौटिल्य के हृदय में एक जो सबसे मूल भावना बैठी हुई थी, जिसके लिए वो पूरे जीवन तत्पर रहे, वो थी माँ भारती की रक्षा। और माँ भारती की रक्षा के लिए घनानंद को पराजित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया गया था। तो कौटिल्य के हृदय में था कि ये इतना बड़ा शासक बने और इतना प्रतापी शासक बने कि माँ भारती चारों तरफ से सुरक्षित हो जाए और माँ भारती की चहुओर से सुरक्षा दे दी जाए, जिससे आगे आने वाले समय में अनंत काल तक माँ भारती सुरक्षित रहें, हमारा भारतवर्ष सुरक्षित रहे। आप देखिए जितनी व्यवस्था दी गई है, अभी तो हमने पदाधिकारियों के नाम ही नहीं गिनाए हैं। अभी प्रांत में आप जाएंगे तो प्रांतों में क्रमशः 800 ग्राम आएंगे, 400 ग्राम आएंगे, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, इनके अलग अलग पदाधिकारी हैं। नगरों के पदाधिकारी नागरिक कहलाते थे और न जाने कितने पदाधिकारी। यानी पदाधिकारियों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि अगर इनकी व्यवस्था दे दी जाए तो निस्संदेह बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। और चाणक्य स्वयं उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यह व्यवस्था दिला दी थी। तो
यह वीडियो हमको बनाने में बड़ा अच्छा लगा। आपके समक्ष कुछ बातें अपनी हमने रखनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य मकसद ही यही था कि माँ भारती की कैसे रक्षा हुई थी और माँ भारती को बड़े सुनियोजित ढंग से सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा प्रयास करने वाले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसे देश के पहले शासक थे जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया। ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे सामने चंद्रगुप्त मौर्य ही उपलब्ध होते हैं। तो हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमने बीच में आपको एक बात और बताना चाहिए था, हम नहीं बोल पाए थे, हम वीडियो बंद करने से पहले बोलना चाहते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा भी है कि राजा की खुशी प्रजा की खुशी में है और प्रजा की खुशी राजा की खुशी में है। इस संदर्भ में एक श्लोक भी आता है, वह श्लोक आपके सामने हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं। जाते जाते इसको भी आप पढ़िएगा, खूब मनन कीजिएगा। इस वीडियो को इस श्लोक की प्रस्तुति के साथ हम बंद करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर बहुत अच्छे वीडियो पड़े हैं, आप देखिएगा, आपको बहुत संतुष्टि होगी। तो हम इस वीडियो को ही बंद करते हैं। धन्यवाद।